हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो मैं सुजीत वर्मा एक बार फिर से आ गया हूँ आप सभी के सामने एक नया वीडियो लेक्चर लेकर के। और आई होप आप हमारे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, हाँ जी बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, हमने आपको कहा था कि हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में एक और टॉपिक देखने वाले हैं, जो कि आप बोर्ड पर लिखा हुआ देख भी रहे होंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यस, तो चलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बातें करते हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवाए हैं, आप ज़रूर वो जेईई और नीट लेवल में भी क्वेश्चंस कई सारे आते हैं। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए बनाने के। आई होप कि आप बनाना आपने सॉल्व किया या नहीं किया, एक बार कमेंट सेक्शन मुझे बताइएगा। और चलिए कोई डाउट वाउट हो तो पूछ लिया कीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, हमारी तरफ से तो कोशिश होती है कि डाउट ना हो। चलिए आज का जो टॉपिक है इसके बारे में बात करते हैं, और ये टॉपिक भी लाइट के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसके बारे में काफ़ी पुराने समय में आप देख रहे होंगे 1887 लिखा हुआ है, तो काफ़ी पुराने समय में हेनरिक हर्ट्ज़ नाम के साइंटिस्ट थे, इन्हीं के नाम पे ट्रिब्यूट दिया गया था, जो हर्ट्ज़ मैंने आपको फ्रीक्वेंसी के यूनिट बताई है। तो हेनरिक हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था उस समय, पूरी दुनिया को उस समय इलेक्ट्रॉन का भी पता नहीं था, लेकिन हेनरिक हर्ट्ज़ ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। और क्या था वो एक्सपेरिमेंट, और कैसे इसी एक्सपेरिमेंट को देखकर आइंस्टीन ने बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफाइन किया, और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है उन्हें। चलिए देखते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया था। आप एक अपैरेटस देखें, मैं एक रफ आइडिया बना रहा हूँ, फिर आप बुक पे भी देख सकते हैं बहुत आसानी से। एक ट्यूब लिया इन्होंने यहाँ पर, और यहाँ पर एक मेटल का प्लेट इन्होंने लगाया, एक मेटल प्लेट है यहाँ पे। और ये मेटल प्लेट जो है सर, ये सीजियम या फिर पोटेशियम का ले रहे हैं यहाँ पे, सीजियम या फिर पोटेशियम का ले रहे हैं, साथ साथ रुबीडियम का भी, साथ साथ किसका ले रहे हैं, रुबीडियम का भी ले रहे हैं। अब इन तीनों का लेने का ये रीज़न है, रुबीडियम भी मैं लिख देता हूँ, कि इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि किस मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, कौन सा मेटल लेना यहाँ पे सही था। तो आप इन तीनों का नाम याद रखें, सीजियम, पोटेशियम और रुबीडियम। और यहाँ पर उन्होंने एक डिटेक्टर लगाया है। डिटेक्टर लगाने के साथ में यहाँ से लाइट का सोर्स है, और ये लाइट का सोर्स आएगा और इस मेटल पे हिट करेगा, ठीक है, लाइट का सोर्स है। और साथ साथ इस डिटेक्टर को, ये जो डिटेक्टर उन्होंने लगाया है यहाँ पे, इस डिटेक्टर को उन्होंने कनेक्ट किया है किससे, एम मीटर से, जिसको कि मैं आम मीटर बुलाता हूँ। आपको अच्छे से मालूम होगा कि अगर यहाँ करंट का सप्लाई होगा तो एम मीटर में डिफ्लेक्शन आएगा। वायर के थ्रू ले जा करके यहाँ पर एक बैटरी लगा दी जाए, एक बैटरी लगा दी जाए। बैटरी के निगेटिव पोल से इन्होंने जोड़ा है मेटल को, और पॉजिटिव पोल से जोड़ा है डिटेक्टर को। ये है उनका पूरा सेटअप। और अब इस सेटअप के अंदर क्या होने वाला वो आप देखिए। आप इस पिक्चर को एक बार अपने पास देख भी लीजिएगा, ये बुक पे आपको ये पिक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव अब क्या क्या चीज़ वहाँ लगाया, सब कुछ आप समझ गए हैं। अब देखिए क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग काम हुआ। क्या हुआ यहाँ पे कि जब एक लाइट का सोर्स उन्होंने मेटल के प्लेट पर हिट किया, और जैसे ही उनके लाइट का सोर्स यहाँ पर मेटल के प्लेट पर हिट हुआ, वैसे ही यहाँ पर आम मीटर में डिफ्लेक्शन। कौन सा मीटर, आम मीटर नहीं, एक्चुअली एम मीटर होता है, मैं आम मीटर बोलता हूँ, बहुत ही आम और ख़ास मीटर है। और ये हमारा बैटरी है। हुआ क्या है कि जैसे ही यहाँ से लाइट सोर्स आकर के इस मेटल प्लेट को हिट किया, यहाँ से कुछ तो ऐसा निकला जो डिटेक्टर पे जाकर के टकराया और एम मीटर में डिफ्लेक्शन लगा। इसका मतलब है कि करंट फ्लो होने लगा। तो अब उस समय ये पता नहीं था उनको कि ये जो निकल रहा वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि नेगेटिव प्लेट से उन्होंने जोड़ा है मेटल को, तो इस प्लेट पर अभी नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया होगा। जैसा कि आप जानते हैं, नेगेटिव पोल से अगर आप किसी मेटल प्लेट को जोड़ोगे और अगर बैटरी को ऑन करोगे तो वहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा, और फिर वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो गए। यहाँ से क्या निकलने स्टार्ट हो गए, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही हिट किया वैसे ही वहाँ से क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे। अब उनको तो मालूम नहीं था कि ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ग्रीक में या कोई लैंग्वेज है उसमें नेगेटिव चार्ज को ये लोग इलेक्ट्रॉन बुलाते हैं, तो इसलिए वहाँ पे नाम उन्होंने रखा है इसका फोटो इलेक्ट्रॉन। जो यहाँ से निकल रहा था पार्टिकल, उसका नाम उन्होंने क्या रखा, फोटो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन नाम रखा। अब फोटो इलेक्ट्रॉन या फोटो करंट भी बुलाते हैं। तो अब यहाँ पर ये हो रहा है कि जैसे ही लाइट सोर्स यहाँ पर मेटल के प्लेट पे हिट कर रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, अब आप खुद सोचिए, जैसे देखिए पार्टिकल नेचर क्या चीज़ होता है। आप सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जिंक सल्फाइड के स्क्रीन से टकराता है तो जिंक सल्फाइड का स्क्रीन ग्लो करता है। इसका मतलब जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराता है, देन देयर विल बी डेफिनेटली सम इम्पैक्ट, मतलब कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे। जैसे लेट अस सपोज कि अगर ये हमारा पेन है, ये एक पार्टिकल, और ये बोर्ड भी एक पार्टिकल है। आप देखेंगे अगर मैं इस पेन को इस बोर्ड पे ऐसा हिट करूँ
तो आवाज़ आ रही है, इसका मतलब यहाँ पे साउंड आ रहा है इम्पैक्ट के रूप में। तो कोई ना कोई इम्पैक्ट तो जरूर होगा, जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो कोई ना कोई इम्पैक्ट तो जरूर होगा। तो आप खुद सोचिए कि अगर ये लाइट सिर्फ वेव होता तो फिर ये कभी भी इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को नहीं निकाल पाता, क्योंकि अगर ये पार्टिकल है तभी इस पार्टिकल ने इस पर्टिकुलर मेटल के ऊपर हिट किया और हिट करने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला। तो इम्पैक्ट के तौर पे यहाँ क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन निकला और इस एमीटर में डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगा कि भाई करंट पास करने लगा है। तो ये भी लाइट के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पार्टिकल नेचर को जस्टिफाई करता है, क्योंकि यहाँ कोई इम्पैक्ट हो रहा है, इसका मतलब लाइट भी एक पार्टिकल की तरह बिहेवियर यहाँ पे दिखा रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक पॉइंट लिख रहा हूँ कि अच्छा इस पूरे फेनोमेना को, ये जो पूरा फेनोमेना हुआ कि इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय स्ट्राइकिंग a light of some particular frequency, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में, some particular frequency ejection of electron by striking a light of some particular frequency on a metal surface is called फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो डिफाइन किया बाद में कैसे इसके बारे में आइंस्टीन ने बताया, वो भी मैं आपको बताऊंगा आज। ये जो इलेक्ट्रॉन का स्ट्राइक हुआ, इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुआ वहाँ से निकला कब, जब लाइट ने इसको हिट किया तब। तो इलेक्ट्रॉन जो निकला, इसी फेनोमेना को क्या कहा जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे एक नया वर्ड भी देख रहे होंगे, सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। नया नहीं होगा, अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो लेक्चर अच्छे से देखा होगा, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा प्रीवियस वीडियो लेक्चर का। 3-4 वीडियो मैंने इस पर बना रखे हैं प्रीवियस, आप जरूर देखें उसे। तो यहाँ पर लाइट है तो लाइट की कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी तो डेफिनेटली होगी, लाइट है तो लाइट का वेवलेंथ भी जरूर होगा। आप सब जानते हैं विजिबल लाइट अगर है तो उसका अपना वेवलेंथ है 400 नैनोमीटर से 750 नैनोमीटर के बीच में, अकॉर्डिंग टू NCERT हम लोग चल रहे हैं। तो यहाँ मेटल के सरफेस पर आप देख रहे हैं कि जब आकर के लाइट हिट किया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकला मतलब कि इसका पार्टिकल नेचर है, किसका, लाइट का, क्योंकि पार्टिकल है तभी तो उसने पार्टिकल के ऊपर आके हिट किया और कोई इम्पैक्ट जनरेट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि देखने को मिला कि देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन ejection of electron and striking of light। मतलब क्या समझ रहे हैं आप, जैसे ही लाइट आकर के हिट किया, नो टाइम लैग का मतलब कोई टाइम का डिफरेंस नहीं आया कि आधे घंटे बाद निकला, 1 घंटे बाद निकला। तो क्या हुआ कि अब मैंने यहाँ पे सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी लिखा, मैं बताता हूँ उसके बारे में, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिएगा। देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड स्ट्राइकिंग ऑफ लाइट। मतलब जैसे ही लाइट आकर के हिट किया वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने स्टार्ट हो गए, वैसे ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने क्या हो गए, स्टार्ट हो गए। लाइट में भी कम ज़्यादा थोड़ा हो रहा है बार बार, बारिश का मौसम है इसलिए। तो अब यहाँ पे आप इस बात को समझिए कि, लेकिन एक बात यहाँ पर आप प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मान लीजिए सपोज कीजिए, देखिए मेरे रिंग में एक रिंग है मेरे फिंगर में, तो अगर मैं इसे लाइट के सामने रखता हूँ तो वो लाइट यहाँ से आएगा, इस पर टकराएगा, तब तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने स्टार्ट हो जाने चाहिए थे, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो जाने चाहिए। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, किसी भी मेटल से, किसी पर्टिकुलर मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत पड़ती है। इसलिए मैंने यहाँ लिखा सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी। मतलब किसी के अंदर 200 पर सेकेंड वाली फ्रीक्वेंसी पर कहीं से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, किसी में से 250 करना पड़ेगा, किसी में 300 करना पड़ेगा। मतलब कोई एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगा जिस पे ही वो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल पाएगा, और उस फ्रीक्वेंसी का नाम है, उस फ्रीक्वेंसी को, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को, जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन निकलना जस्ट स्टार्ट करेगा, जस्ट पहली बार निकलेगा इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ एमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा तो पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या कहा जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो आप इसको नोट कीजिए, मैं आपको अभी वो लिख के ही बताता हूँ थोड़ा, ठीक है, मैं आपको लिख के ही बताता हूँ, थोड़ा लिख के ही बताता हूँ। देखिए, लिखिए, इसको नोट कीजिए। लिखिए,
मौसम बारिश का है, लाइट थोड़ा कम है, कोई बात नहीं है। दिक्कतें आएंगी, हमें सामना करना है। मैं आपको पढ़ाऊँगा ही, ज़रूर पढ़ाऊँगा। लाइट कुछ ऑन कर लेता हूँ। और चलिए, ये नोट कर लिया आपने। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? लाइट हिट किया, इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ, एमीटर में डिफ्लेक्शन आया, लेकिन ये किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर ही होगा। तो अब मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। पिक्चर हटा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए एकदम। यहाँ से एक एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, समझा के बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा आपको, ठीक है। अब मैंने आपको ये बता ही दिया है कि जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल रहे थे उनका नाम फोटो इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की जरूरत होगी। मैं लिखता हूँ कि फॉर एवरी मेटल देयर इज सम particular frequency is required for ejection of, मैं लिख देता हूं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन मतलब जब पहली बार इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसके लिए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप शुरुआत में, जैसे आपको मैं थोड़ा समझाने के लिए कहता हूं, चलिए यहां पे लेते हैं विबग्योर। आप सब जानते हैं कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर लाइट इंसिडेंट कर रहा हूं तो लाइट इन सबसे मिलकर बना हुआ 7 रंग उनके अंदर है, जिसमें कि आपको मालूम होगा कि 400 नैनोमीटर इसका वेवलेंथ है और 750 इसका वेवलेंथ है नैनोमीटर में। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम है, क्योंकि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी कम, जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसका वेवलेंथ कम। ये अगर आपको मालूम है तो लेट अस सपोज कि मैंने स्टार्ट किया, रेड कलर का लाइट इंसिडेंट कर रहा हूँ मैं, और रेड कलर का लाइट धीरे धीरे, आप नोटिस कर रहे हैं, धीरे धीरे रेड कलर के लाइट से इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। तो 750 नैनोमीटर पे जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर, उस फ्रीक्वेंसी पे सपोज कुछ नहीं हो रहा, लेकिन मैंने जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाना स्टार्ट किया, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आकर के, एक पर्टिकुलर जगह पे आके मैं देखता हूँ कि एमीटर में डिफ्लेक्शन आने लगा। तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को मैं नोट कर लूँगा कि भाई ये इतना फ्रीक्वेंसी आ रही है, 7.5 × 10⁻14 या जो भी आए हर्ट्ज में। इसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर वो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट किया, तो उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को, जैसा मैंने लिखा, फॉर एवरी मेटल देयर इज सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किया जाता है न्यू नॉट से। किससे? न्यू नॉट से। फ्रीक्वेंसी को हम लोग पहले न्यू से रिप्रेजेंट करते थे, अभी जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो किससे रिप्रेजेंट होगी? न्यू नॉट से रिप्रेजेंट होगी। इसका मतलब ये बिल्कुल ही क्लियर हो गया कि बिना थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट नहीं होगा। अगर फ्रीक्वेंसी हम न्यू नॉट से नीचे रखेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन स्टार्ट नहीं होगा। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। और हाँ, अगर आप इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूटिलाइज करो बाय यूजिंग, मैं बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पर न्यूमेरिकल बन सकता है, बाय यूजिंग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट लैम्डा। मतलब आप अगर इस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का यूज़ करके वेव लेंथ निकालोगे तो उस वेव लेंथ को पहले तो मैक्सिमम वेव लेंथ कहा जाएगा, क्योंकि देयर इज सम पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, और इसी कौन सी फ्रीक्वेंसी कहा जाएगा? मिनिमम फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। तो अगर फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगा? मैक्सिमम होगा। अगर आपको कभी मैक्सिमम वेवलेंथ निकालने को कहा जाए तो आप क्या करो, आप इसका जुगाड़ करो कि मैं किस तरह मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाल लूँ, और मिनिमम फ्रीक्वेंसी के थ्रू आप जो लैम्डा निकालोगे उस लैम्डा को भी लैम्डा नॉट से रिप्रेजेंट किया जाएगा और कहा जाएगा कि ये थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है। क्या है ये? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। कैसे? आप देखो, मैं बताता हूँ। जैसे कि C = लैम्डा न्यू होता है, तो अगर आप यहाँ पर न्यू के जगह पे न्यू नॉट लिखोगे, तब आप यहाँ से जो भी लैम्डा निकालोगे वो C/न्यू नॉट होगा। तो एक्चुअली में ये जो लैम्डा होगा, इसी को मैं लैम्डा नॉट बोल रहा हूँ, मतलब ये होगा थ्रेशोल्ड। क्या होगा ये? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा ये। और ये वेवलेंथ कैसा होगा? मैक्सिमम होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसी होती है ये? मिनिमम फ्रीक्वेंसी, वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, उसी को हम क्या बुलाते हैं?
थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। तो फ्रीक्वेंसी जब मिनिमम होगी उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, और उस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के थ्रू जो हम वेवलेंथ निकालेंगे उसे हम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलेंगे, और वो हमेशा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। आई होप कि आप बातें समझ रहे हैं। डाउट कहीं भी लगे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए इसको आप नोट कीजिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या है। और तो और इस तरीके से आप कभी भी कहीं भी न्यू नॉट का यूज़ करोगे तो उससे जो निकलेगा वो हमारा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ही होगा। इस पर न्यूमेरिकल अगर हुआ तो मैं एक आध आपको करवा भी दूंगा, नोट कीजिए इसको आप, ठीक है। अब क्या देखने को मिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो मैं आपको बता रहा हूँ हाइनरिक हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंट में। इसको हटाता हूँ। अब हाइनरिक हर्ट्ज़ के एक्सपेरिमेंट में कि इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या देखने को मिला, वो ये था कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को चेंज किया जा रहा था, चेंज किया जा रहा था मतलब बढ़ाया जा रहा था। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो गया। जैसे मैं लिख देता हूँ विबग्योर फिर से समझाने के लिए आपको। मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, सपोज किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, रेड मार्कर है क्या यहाँ पे, मिल गया। मान लीजिए कि सपोज किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर, इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हुआ, तो हमने इसको क्या कह दिया, न्यू नॉट। किस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को हमने क्या कह दिया कि ये न्यू नॉट है और ये मेरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो अगर मैं न्यू नॉट पे तो इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हो गया, इससे पीछे रहूँगा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मैं इधर से इधर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस तरफ फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, आपको मालूम है ना, इधर फ्रीक्वेंसी लेस होता है, इधर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, लेस होता है, और इधर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, मोर होता है। अभी अभी मैंने आपको बताया और कई बार बता चुका हूँ पहले। थंडरिंग बहुत जोर हो रही है, अगर कहीं बंद करना पड़ा रिकॉर्डिंग तो मैं यहीं से जोड़ दूंगा, फिर कोई बात नहीं है, कोशिश करते हैं। चलिए बढ़ते बढ़ते हैं, उसको अपना काम करने दीजिए, हम लोग अपना काम करते हैं। तो यहाँ पे न्यू लेस होता है, यहाँ पे न्यू मोर होता है। अब क्या, जैसे जैसे मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, लैम्डा नॉट से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाई गई तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पर ये देखा गया, मतलब जब फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई, अब आपको मैं बताता हूँ, फ्रीक्वेंसी जब इंक्रीज किया गया इसका मतलब है कि जब कलर चेंज किया गया, क्या चेंज किया गया, कलर। आप खुद ही देखो ना, फ्रीक्वेंसी जब बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, येलो से ग्रीन की तरफ जा रहे हैं, ग्रीन से ब्लू की तरफ, ब्लू से इंडिगो की तरफ जा रहे हैं ना। तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का क्या मतलब है, कलर चेंज कर रहे हैं हम। क्या चेंज कर रहे हैं, लाइट का कलर चेंज कर रहे हैं। तो अगर कलर चेंज किया जा रहा है तो क्या देखा गया इससे कि इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है इनकी वेलोसिटी क्या हो गई, वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज कर गई। तो वेलोसिटी बढ़ने का क्या मतलब है कि उसका क्या बढ़ गया, उसकी काइनेटिक एनर्जी, मतलब अब वो पहले के कंपैरिजन में तेजी से भागने लगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में कोई चेंज नहीं आया, सिर्फ क्या बढ़ा, जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी थी वो सिर्फ इंक्रीज कर गई। अब इलेक्ट्रॉन तेजी से भागने लगे, तेजी से दौड़ने लगे। जैसे मान लीजिए किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अगर मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन 2 ही थे, लेकिन अब वो पहले के कंपैरिजन में बहुत फास्ट भाग रहे थे, उनका फास्ट मूवमेंट हो रहा था। ये देखने को मिला फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने पर। वहीं दूसरी तरफ जब फ्रीक्वेंसी की जगह पर अब अगर इंटेंसिटी बढ़ाई गई, क्या बढ़ाया गया, इंटेंसिटी इंक्रीज किया गया। इंटेंसिटी किसका, जो लाइट स्ट्राइक कर रहे थे उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई गई। और मैं आपको इंटेंसिटी के बारे में बता देता हूं कि ब्राइटनेस इंक्रीज कराया गया। क्या इंक्रीज कराया गया, ब्राइटनेस इंक्रीज कराया गया। और जब ब्राइटनेस इंक्रीज कराया गया, जब ब्राइटनेस बढ़ाया गया, तो देखा क्या जाता है वहाँ पे कि ऐसा ब्राइटनेस बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज कर गए, या यूँ कहते हैं कि फोटो करंट इंक्रीज कर गया, फोटो करंट इंक्रीज कर गया। मतलब ये है कि किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे मान लीजिए कि सपोज इलेक्ट्रॉन 5 निकल चुके थे, तो किसी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन अगर निकले हुए थे तो अब फ्रीक्वेंसी को वहीं पर रोक दिया गया। फ्रीक्वेंसी जितनी स्पीड से जा रहा है इलेक्ट्रॉन जाता रहे, मान लीजिए 2 ही इलेक्ट्रॉन निकला हुआ, वो जा रहा अपने तेजी से। अब हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी को रोक के ब्राइटनेस बढ़ाया लाइट का। लाइट भी डिम, लाइट भी होता है ना, कॉन्ट्रास्टी होता है, डिम होता है और डार्क होता है, लाइट पूरा ब्राइट भी हो सकता है। तो ब्राइटनेस बढ़ाया गया, उस लाइट, उस कलर का सिर्फ ब्राइटनेस बढ़ाया गया, कलर में कोई चेंज नहीं किया गया। तो वैसे केस में देखा यह गया कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ गया, मतलब यह है कि यूँ कहा जाए कि फोटो करंट इंक्रीज हो गया। तो ये भी बिल्कुल बात सही है। तो मैंने आपको बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या चेंज देखने को मिला, फ्रीक्वेंसी बढ़ाना मतलब कलर बढ़ाना, इससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। और अगर इंटेंसिटी बढ़ाई गई मतलब ब्राइटनेस बढ़ाया गया उस लाइट का, तो क्या हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गया, मतलब फोटो करंट इंक्रीज कर गया। अब इसी के थ्रू मैं आपको आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ, गवर्निंग इक्वेशन देने वाला हूँ। आई होप आप यहाँ तक बातें समझ गए होंगे। काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, अगर थोड़ा बारिश का आवाज़ आ जाता है तो माफ़ी चाहूँगा। बहुत अच्छा, हमारे पास स्टूडियो तो है नहीं ऐसा कुछ, बस क्लास में ही थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेते हैं आपके लिए,
कि जो बच्चे नहीं पहुंच पा रहे वो वहाँ से करें, जो बच्चे हमारा लेट से ज्वाइन किए उनको भी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए करते रहिए, कोशिश रहेगी कि काम चलता रहे। ठीक है, ओके। इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो करंट बढ़ गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर गए। वेरी गुड, यहाँ तक तो हम लोगों ने बात कर ली। अब यहाँ से हमें देखना है कि आइंस्टीन ने क्या एक्सप्लेनेशन दिया, लाइट के बारे में क्या बताया। चलिए हटाते हैं इसको। अब हमें देखना है कि आइंस्टीन का क्या एक्सप्लेनेशन था। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे आइंस्टीन। देखिए आइंस्टीन के नाम के स्पेलिंग कुछ गलत हो जाए तो मतलब माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इतना नाम नहीं याद रख पाते है ना, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो आइंस्टीन का जो एक्सप्लेनेशन था अब लाइट के बारे में, वो देखिए क्या था। आइंस्टीन ने कहा कि लाइट जो है वो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट से बना हुआ है। मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूँ। आइंस्टीन ने मैक्स प्लैंक की थ्योरी, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया न्यूमेरिकल से एक क्लास पहले, तो आइंस्टीन ने वो थ्योरी भी अच्छे से पढ़ ली है, मैक्स प्लैंक की थ्योरी, E इज इक्वल टू एच न्यू, है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी है। और हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को भी उसने मिक्स किया और अपना एक नया लाइट के बारे में थीसिस बनाया, जिसके कारण इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो स्मॉल एनर्जी पैकेट है, लाइट जो है वो छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट्स में आता है। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आइंस्टीन ने इनका नाम क्या रखा था, फोटोन। आइंस्टीन ने इनका नाम क्या रखा था, फोटोन नाम रखा था। लाइट छोटे छोटे स्मॉल एनर्जी पैकेट से बना हुआ है और उसको क्या कहा जाता है, फोटोन कहा जाता है। ये आइंस्टीन ने उसका नाम रख दिया फोटोन। और हर एक फोटोन की अपनी एनर्जी है, वो है E इज इक्वल टू एच न्यू। मतलब अगर मैं एक, ये जो लाइट हम लोगों तक गिर रहा है, अगर मैं बात करूंगा कि मैंने आपको न्यूमेरिकल में बताया ना फोटोन के बारे में, कि वहाँ से बहुत सारे फोटोन्स मेरे पास गिर रहे हैं, पैकेट जो है बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, तभी वो लाइट जो है हम लोगों तक पहुँच रही है छोटे छोटे एनर्जी पैकेट्स में, जिनका नाम है फोटोन। और हर एक फोटोन की अपनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, हर एक फोटोन की अपनी एनर्जी है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ये तो पहला पॉइंट जो है आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन का। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि क्या है उनका कहना, कि E इज इक्वल टू एच न्यू, हर एक फोटोन की फिक्स एनर्जी है। अब वो क्या कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट वो बता रहे हैं कि ईच फोटोन कैन एमिट ओनली वन इलेक्ट्रॉन। अब आप बताइए ये भी चोरी वाला है कि नहीं, हेनरिक हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट का। हेनरिक हर्ट्ज ने ये बोला ना कि जितनी ज़्यादा लाइट डालेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जितना ज़्यादा ब्राइटनेस, इंटेंसिटी मतलब क्या, एक्सटेंड बढ़ाएंगे लाइट का, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे लाइट का। तो ये भी तो वही कह रहे हैं कि अगर एक फोटोन मारेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, दूसरा फोटोन मारेंगे तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। मतलब जैसे जैसे हम फोटोन बढ़ाते जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करता जाएगा। तो ये दूसरा पॉइंट था उनका कि फोटोन की संख्या बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी और ज़्यादा निकलेंगे वहाँ से। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो था उनका, वो था गवर्निंग इक्वेशन। आप देखिए, गवर्निंग मतलब ऐसा इक्वेशन जो सब कुछ होल्ड कर जाता होगा। तो ये पॉइंट जो है हेनरिक हर्ट्ज के, ये पॉइंट, ये तो मैक्स प्लैंक की थ्योरी से लिया गया, ये पॉइंट जो है हेनरिक हर्ट्ज के ब्राइटनेस वाले कॉन्सेप्ट को वेरीफाई कर रहा है कि ब्राइटनेस बढ़ाने पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेंगे। अब ये जो गवर्निंग इक्वेशन है ना, ये उन्होंने क्या बनाया वो आप देखो, वेरी मच इंटरेस्टिंग। इन्होंने कहा कि एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। बताता हूँ क्या है ये, बताता हूँ मैं। देखिए ध्यान से, अगर आप सब कुछ जानते हैं, एच न्यू उन्होंने कहा कि ये है एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन। मतलब एक फोटोन मान लीजिए, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो डिपेंड करता है कि न्यू कितना ज़्यादा है, न्यू ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, क्योंकि एच की वैल्यू तो फिक्स है, एच की वैल्यू तो फिक्स होती है ना, 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। तो एच की वैल्यू अगर फिक्स है तो न्यू की वैल्यू अगर बढ़ाई जाएगी तो फिर उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो जो एनर्जी ऑफ स्ट्राइकिंग फोटोन है, मतलब ये एनर्जी का पैकेट है, ये अगर मैंने मारा मेटल के ऊपर, तो उसमें से कुछ फ्रीक्वेंसी, याद रखिए कि मैं यहाँ जो फोटोन मार रहा हूँ, जो फ्रीक्वेंसी वाला फोटोन मार रहा हूँ, ये न्यू नॉट से बड़ा है। इसी के बारे में वो बता रहे हैं। मतलब न्यू नॉट मतलब जितनी फ्रीक्वेंसी पर इलेक्ट्रॉन एक निकला पहली बार, उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी पैकेट है मेरा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये वर्ड्स काफ़ी इधर उधर होते हैं। मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जिस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उस फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला एनर्जी का पैकेट है मेरा। लेट अस सपोज कि 200 पे एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 200 अगर फ्रीक्वेंसी होती तो उस एनर्जी पैकेट से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो अगर मैं
500 फ्रीक्वेंसी वाला एक फोटोन मारूंगा तो उसमें से 200 फ्रीक्वेंसी जो है वो मेटल एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो बाकी बचा हुआ फ्रीक्वेंसी कहाँ जाएगा, बाकी जो 300 बचा वो कहाँ जाएगा, तो वही वो बता रहे हैं कि बाकी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ गई, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाई गई तो आप देख रहे हैं ना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किससे, न्यू नॉट से, तो क्या हो रहा है, बाकी का फ्रीक्वेंसी कहाँ चला गया, बाकी का फ्रीक्वेंसी कहाँ यूज़ हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ाने में। तो यहाँ मैं बता रहा हूँ एच न्यू नॉट क्या है, मिनिमम एनर्जी। ये क्या है, मिनिमम एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मिनिमम यूज़ हो रही है। मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये के ई क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस पे ना क्वेश्चन भी बन सकता है, काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ mv²। हम चाहें तो इस फॉर्मूला से आसानी से v की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं हम लोग। तो इनका जो गवर्निंग इक्वेशन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये वेरीफाई कर रहा है किस चीज़ को, जो हमने आपको एक पॉइंट बताया हेनरी हर्ट्ज का पॉइंट, जिसमें मैंने आपको बताया कि अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं, मतलब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हैं, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखते हैं जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट हुआ था, तो उस केस में जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ यूज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। तो ये गवर्निंग इक्वेशन भी उसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज़्यादा है तो कुछ हद तक एनर्जी, मतलब कुछ हद तक फ्रीक्वेंसी, देखिए मैं एनर्जी बोल रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी बोल रहा हूँ, क्योंकि एच तो कांस्टेंट है ना, जो यहाँ है वही यहाँ पर भी है। तो एच ने तो कोई इंपैक्ट डाला नहीं, तो इंपैक्ट किसने डाला, फ्रीक्वेंसी ने। तो अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ मान लीजिए 500 है तो उसमें से 200 यहाँ पे यूज़ हो जाएगा, और बाकी बचा हुआ जो फ्रीक्वेंसी है वो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में यूज़ हो जा रहा है। ये था गवर्निंग इक्वेशन किसका, आइंस्टीन का। और ये आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन था लाइट के बारे में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट, एच न्यू नॉट को यहाँ पर आइंस्टीन ने बता दिया वर्क फंक्शन, और इसको डिनोट कर दिया डब्ल्यू नॉट से। मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूँ, आप इसको अलग से नोट कर लेंगे। डब्ल्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया, मतलब हर एक मेटल का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है। तो हाँ बिल्कुल हम जानते हैं कि हर एक मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। हर एक मेटल के लिए न्यू नॉट की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो हर एक मेटल के लिए अगर न्यू नॉट की वैल्यू अलग अलग होगी तो डेफिनेटली वर्क फंक्शन भी अलग अलग होगा, क्योंकि न्यू नॉट बदलेगा तो एच न्यू नॉट का वैल्यू बदलेगा। जो मेटल ऐसा होगा जिसके इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मतलब टाइटली बॉन्डेड होंगे, स्ट्रांगली बॉन्डेड होंगे न्यूक्लियस के साथ, उनके वर्क फंक्शन की वैल्यू ज़्यादा होगी, और जो इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे उनके वर्क फंक्शन की वैल्यू कम होगी, मतलब वो कम फ्रीक्वेंसी पे भी बाहर आ जाएंगे। जिसका ज़्यादा अट्रैक्शन होगा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो इलेक्ट्रॉन जो है ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे बाहर निकलेंगे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि मेटल कौन सा, हर एक मेटल का अपना अपना वर्क फंक्शन होता है। तो क्या आप वर्क फंक्शन समझ गए हैं? चलिए, ये 3 पॉइंट आपको बता दिया मैंने। ये अपना आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन हो गया। ये आप समझ चुके हैं कि आइंस्टीन के एक्सप्लेनेशन के हिसाब से बाकी की जो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ पे यूटिलाइज हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। और यही बात हेनरी हर्ट्ज ने ये बताया, हेनरी हर्ट्ज ये बताया मैक्स प्लैंक। तो उसी को यूज़ करके इसी से नोबेल प्राइज़ आइंस्टीन को मिला था। तो नोट कीजिए, एक छोटा सा टॉपिक आ रहा है सिर्फ, स्टॉपिंग पोटेंशियल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम काइनेटिक एनर्जी निकाल पाएंगे इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। कीजिए नोट इसको, अगले क्लास में तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इस तरीके से आप हमारे वीडियोस को जो देख रहे हैं, अगर आप इतना सारा जो प्यार दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसी से हमें मेहनत करने की इच्छा होती है। काफ़ी लोग जो इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, आराम से पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, ठीक है, थैंक्स फॉर दैट। और ऐसे ही बनाए रखिए अपना साथ, ताकि मैं इतना थकने के बाद भी रेगुलर, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इससे पहले मैंने 4 बैचेस ऑलरेडी लिए हैं। अभी ये रिकॉर्ड करने के बाद मैं लंच ब्रेक पे जाऊँगा, फिर वापस 2 बैचेस तुरंत लूँगा मैं। तो फिर भी कोई हरासमेंट नहीं, अपने लिए, अपने अच्छे पढ़ने वाले प्यारे बच्चों के लिए कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल। मैं बहुत डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ, एक एक टॉपिक अच्छे से आप समझिए। कहीं पर भी आपको एक साथ इतना कंटेंट किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगा जितना मैं कोशिश कर रहा हूँ देने का, क्योंकि सबको हमने भी देखा है ना, ऐसी बात नहीं है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में आपको ब्रीफली बताता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है, जा रहा है और नाम से पता चल रहा होगा स्टॉप करने के लिए जो पोटेंशियल लगेगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल से हम क्या निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसे निकालेंगे देखिए, इलेक्ट्रॉन जो इस तरफ जा रहे हैं तो यहाँ पर हमने दो मेटल के प्लेट्स लगाए, एक इधर हमने लगा दिया पॉजिटिव प्लेट, इधर हमने लगा दिया नेगेटिव प्लेट। इधर पॉजिटिव क्यों लगाया, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में अट्रैक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन को वो पीछे की तरफ अट्रैक्ट करेगा। और ये नेगेटिव पोल है, इलेक्ट्रॉन पर भी नेगेटिव चार्ज है तो इधर भी नेगेटिव इधर भी नेगेटिव, इससे क्या फ़ायदा होगा कि वो रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम हर पॉसिबल अप्रोच लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए हम हर पॉसिबल अप्रोच लगा रहे हैं। और आप देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन को अब रोक दिया जाएगा। कैसे, अब यहाँ पे हमने वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किया। लेट अस सपोज कि सपोज ऐसा हो गया कि V नॉट वो पोटेंशियल है, V नॉट वो पोटेंशियल है जिस पर इलेक्ट्रॉन जो है स्टॉप हो गया, जिस पर इलेक्ट्रॉन अब उस तरफ नहीं जा रहा है, मूव नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बीच में हैंग कर गया। V नॉट वो पोटेंशियल है। बात को समझ लीजिए कि यहाँ हमने दो मेटल के प्लेट्स लगाए हैं, एक को हमने बैटरी के पॉजिटिव पोल से जोड़ा है और एक को हमने बैटरी के नेगेटिव पोल से जोड़ा है। तो V नॉट अगर वो पोटेंशियल है, V नॉट अगर वो वोल्टेज है जहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को हैंग कर पाए हैं बीच में, अब ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, रुक गया है, तो इस V नॉट को ही स्टॉपिंग पोटेंशियल बोला जाएगा। उस वोल्टेज को ही क्या कहा जाएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं कर रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए सपोज़ कि 4 वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, 4 वोल्ट पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो गया, तो किसी न किसी वोल्टेज पे तो ये काम होना ही है। हम वोल्टेज बढ़ा घटा के देखते रहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कब जो है रुक रहा है। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जब रुक गया तो उस केस में कहा जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी हो जाएगी क्या, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बैठिए आ रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो चलिए यहीं तक रखना था टॉपिक हम लोगों को, फिर अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग, है ना। अगले क्लास में और भी बातें होंगी। आई होप कि आप देख रहे होंगे, और अगर पसंद आ रहा वीडियो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में बच्चों। हमेशा की तरह सावधान रहें, सतर्क रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।